मेरे विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मैथ वाले राम सर पर। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रश्नावली 4 का वन शॉट। प्रश्नावली 4 के अंदर जितने भी टॉपिक हैं आज उन सब का हम रिवीजन करने वाले हैं। इस एक वीडियो में पूरी प्रश्नावली का रिवीजन करेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और उनका रिवीजन करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण है। जैसे हमने द्विघात बहुपद पढ़े थे प्रश्नावली 2 के अंदर, इसमें द्विघात समीकरण है। ये प्रश्नावली एग्जाम में 4 नंबर की ही आती है। 4 नंबर का हो सकता है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आए, वो आपका सेक्शन डी में आएगा, यानी लास्ट वाले खंड में, खंड दा में आ सकता है। या 10% ऐसा भी हो सकता है कि इसके 2 क्वेश्चन आ जाए, वो इसके भाग बा में आ सकते हैं, 2-2 नंबर के, ऐसे भी आ सकता है। या एक 3 नंबर का आ जाए और एक 1 नंबर का आ जाए, इस प्रकार भी आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इसका पैटर्न ये है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मॉडल के तहत देखा जाए, जो मॉडल पेपर डैश वर्क वगैरह आती है उनके तहत देखा जाए तो इसका एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आएगा सेक्शन डी में। अब बात करते हैं कि ये द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप देख रहे होंगे कि कुछ ये जो व्यापक रूप है कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसे व्यापक रूप भी बोलते हैं और मानक रूप भी बोलते हैं। मानक रूप भी बोलते हैं। तो ये समीकरण का एक रूप है कि इस प्रकार का समीकरण होता है। अब जैसे आपने बहुपद पढ़ा था प्रश्नावली 2 में, तो बहुपद क्या था? ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या था? द्विघात बहुपद। अब होता क्या है, जब हम इसमें बराबर के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक ये हमारा बहुपद है, और जैसे ही हम इसमें बराबर के चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा समीकरण हो गया। ऐसा कोई भी बहुपद उसमें इक्वल बराबर लगा दिया जाए या इक्वल लगा के कोई और संख्या रख दी जाए, कुल मिलाकर ये बराबर के साइन का प्रयोग किया जाए तो वो हमारा समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। जो बहुपद है वो हमारा समीकरण बन जाएगा जब हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो जो समीकरण से यहां पर आपको याद रखना है कि ये द्विघात समीकरण क्या है, चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात है। 3 हो तो त्रिघात, यहां पर 2 घात है तो द्विघात समीकरण कहेंगे, 3 घात होती तो त्रिघात समीकरण हो जाता। लेकिन आपकी प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ द्विघात समीकरण। अब इसकी घात 2 है, इसलिए इसके हल भी कितने होंगे? समीकरण द्विघात समीकरण के हल 2 ही हल होंगे, जिससे तुम अल्फा या बीटा बोल सकते हो। जैसे शून्य होता है अल्फा बीटा, तो यहां पर भी 2 ही हल होंगे, एक्स के अल्फा और बीटा 2 ही हल होंगे। ठीक है, याद रखना। इन हल को मूल भी कहते हैं, हल को मूल भी कहते हैं। ठीक है, मूल भी कहते हैं। आपका एक और डाउट क्लियर कर दूं मैं आज। आप सोच रहे होंगे कि ये और ये जब एक ही है तो इसमें शून्य क्यों कहते हैं? तो मूल या हल या शून्य एक ही है। फर्क इतना है कि जब हम बहुपद बोलते हैं तो उसी प्रकार इनके जो हल होंगे, x के जो मान होंगे, उन्हें हम शून्य कहते हैं, क्योंकि शून्यकों को इनमें रखने पर आंसर 0 प्राप्त होता है। ऐसे ही यहां पर इनमें रखने पर इनके भी आंसर क्या होंगे? 0 प्राप्त होंगे। या c का पक्षांतरण करेंगे तो c के बराबर आएंगे। तो ये दोनों की कंडीशन सेम ही होती है। बस इतना याद रखना है कि अगर बहुपद के हल ज्ञात कर रहे हैं तो शून्य कहें, और समीकरण के हल ज्ञात कर रहे हैं तो उसे हम हल बोलते हैं या मूल बोलते हैं। फर्क इतना है, बाकी दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं
कि इन्हें हल ज्ञात करने की आपकी विधियां कुल कितनी होती हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। देखो, इनके हल ज्ञात करने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं, जिसमें से पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। इसके बाद दूसरी होती है द्विघात समीकरण सूत्र। इसके बाद इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। और एक और विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, एक और बात आपके लिए क्लियर कर दूं कि आपके एग्जाम में, यानी कि आरबीएससी या एनसीईआरटी जो राजस्थान में सिलेबस है, वहां पर सिर्फ इन 2 विधियों का ही प्रयोग किया जाएगा। इस तीसरी विधि को हटा दिया गया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ 2 ही विधि ली जाएंगे, गुणनखंड विधि और द्विघात समीकरण सूत्र। इन दोनों विधियों से हल कब प्राप्त होते हैं? समीकरण का अस्तित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विघात समीकरण का अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। द्विघात समीकरण का अस्तित्व होना चाहिए, तभी हम इन दोनों विधियों से इस समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इसे साफ कर दूं। देखिए, अस्तित्व की जांच कैसे करते हैं? तो अस्तित्व की जांच करने के लिए हमारे पास एक समीकरण होता है। देखो, ये होता है v² - 4ac। इसे हम विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्त कर, ठीक है। विविक्त कर सूत्र होता है ये। इसके द्वारा हम इस समीकरण के हल की प्रकृति के बारे में पता लगाते हैं कि इसके हल की प्रकृति क्या है, हल कैसे प्राप्त होंगे हमें, क्या इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व का मतलब कि समीकरण के हल प्राप्त होंगे भी या नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन देखो, जब इसका मान 0 के बराबर आए, जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण है ax² + bx + c। यहां पर a, b, c के मान जब हम यहां पे रखेंगे, इस समीकरण में, इस सूत्र में रखेंगे, तो हमारे पास इस पूरे का मान, इसका टोटल हल कितना आएगा? 0 आएगा। तब दोनों हल जो आएंगे हमारे पास, यानी कि 2 हल प्राप्त होंगे, जो अल्फा और बीटा, वो दोनों एक समान होंगे। 2 समान वास्तविक मूल होंगे और समीकरण का अस्तित्व होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना कि जब b² - 4ac का मान टोटल हमारा 0 आता है आंसर, तो यहां पर दोनों जो आंसर आएंगे वो आपके 0 ही आएंगे। दोनों जो आपके आंसर आएंगे वो एक समान आएंगे। x के मान तो 2 होंगे, लेकिन वो दोनों मान समान होंगे, ठीक है। और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे समीकरण का अस्तित्व है, क्योंकि हमें 2 मान प्राप्त हो रहे हैं जो कि समान है। यदि पहली कंडीशन है आपकी। दूसरी कंडीशन, यदि b² - 4ac का मान 0 से अधिक आ जाए। कैसा है? 0 के अधिक, यानी बड़ी संख्या आ जाए कोई, जैसे 1 से कोई भी बड़ी संख्या हो या 0 से कोई भी बड़ी संख्या हो, कुल मिला के 0 से बड़ी संख्या आ जाए, तब क्या होता है? 2 ही मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है सिर्फ मूल 2 ही आएंगे, क्योंकि द्विघात है इसलिए मूल 2 ही प्राप्त होंगे, ठीक है। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल
होंगे होंगे और समीकरण का अस्तित्व होगा। सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जब तक हमारे हल प्राप्त होंगे तब तक हमारे समीकरण का अस्तित्व है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है, यहां पर ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है, और ये 0 से छोटा है यानी कि माइनस की संख्या आ जाए। 0 से छोटा हुआ तो सीधा सीधा माइनस का है, तो माइनस की संख्या अगर आती है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई हल नहीं होगा तो मतलब समीकरण का अस्तित्व है ही नहीं, और समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। बस आपको ये 3 कंडीशन अच्छी तरह से याद रखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो समीकरण दे रखा है, अब ये आपको ऐसे नहीं है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है और सीधे सीधे पहले जांच कर लोगे समीकरण का अस्तित्व है या नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम खराब नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि जांच कीजिए कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं, या फिर ऐसी स्थिति बन सकती है कि नहीं, ये स्थिति असंभव है या नहीं, तो ऐसी कंडीशन को पता करने के बारे में अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो तब हम जाके इन प्रकृतियों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। हमें इन प्रकृतियों का उपयोग कब करना है, जब क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा होगा, और सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है कि उसके मूल प्राप्त करो, तो उसका मतलब उस समीकरण का अस्तित्व है, उसके मूल आएंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले एक बार याद रखो कि जो द्विघात समीकरण है वो और द्विघात हमने बहुपद पढ़ा है, वो दोनों एक ही है, बस फर्क इतना है इसमें इसे मूल कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है, और वो हमारा बहुपद है इसलिए वहां पर हम उन्हें शून्य कहते हैं। इनके आधार पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रकृति की जांच के आधार पर भी, और सीधे सीधे इनके आधार पर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणनखंड विधि के बारे में कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से इनके आंसर निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे गुणनखंड विधि से भी करेंगे और द्विघात समीकरण सूत्र से भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही विधियों का उपयोग करने वाले हैं हम इस विधि में। ठीक है। देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√6 प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। ठीक है। अब इसको हमें पहले मैं आपको पहले आपको गुणनखंड विधि से हल करके दिखाता हूं। ठीक है, समझो। सबसे पहले हम क्या है, द्विघात समीकरण को लिखेंगे 2x² माइनस 2√6 प्लस 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a इंटू सी करना है, हर क्वेश्चन में याद रखना है आपको। ठीक है। गुणनखंड विधि के लिए पहली संख्या का लास्ट की संख्या से गुणा करेंगे, 2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 6। अब यहां पर साइन देखना है कि ये किसका चिन्ह है, सी हमारा किसका है, सी किसका है, प्लस का है। यदि ये चिन्ह प्लस का हो तो बीच वाली संख्या है, सॉरी इसमें एक्स नहीं दिखाया अभी मैंने, एक्स, ये जो बीच वाली संख्या है बी, ये बी को हमें 2 भागों में विभाजित करना है। अब 2 भागों में हम किस प्रकार विभाजित करेंगे, सबसे पहले यह सोचना है कि ऐसी 2 संख्या कौन सी है
जिनका गुणा करने पर 6 आए, और अगर यहां पर चिन्ह प्लस का हो तो जोड़ने पर 2√6 आए। बहुत ही अच्छी तरह से समझना है ये, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूं मैं, पहली संख्या का लास्ट की संख्या से गुणा कर देना है, कितना आ रहा है 6। हर पोर्शन में यही करना है हमें गुणनखंड विधि में। अब आपको सोचना है कि ऐसी 2 डिजिट, ऐसी 2 संख्या कौन से हैं जिनका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2√6 है, ऐसी कौन सी 2 संख्या है, ठीक है। अगर यहां पर चिन्ह माइनस का होता तो फिर ये घटाने पर आती है बी हमारी, अगर यहां चिन्ह प्लस का है तो ये जोड़ने पर आएगी, ये याद रखना है। तो हम जानते हैं जैसे √6 प्लस √6 करेंगे तो कितना आएगा, 2√6 आएगा। अगर √6 इंटू √6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये पैटर्न हमारा लागू हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ऐसी संख्या गुणा करने पर 6 आए, ये आ गई, और ऐसी संख्या जोड़ने पर 2√6 आए, तो ये आ गई हमारे 2√6, क्योंकि √6 कितनी हो गई, 2√6। तो हम क्या करेंगे, केवल b के 2 पार्ट करेंगे, 2x² माइनस कोष्टक में लिखेंगे √6 प्लस √6, 2√6 को 2 बार लिख लेंगे, x प्लस 3। कुछ नहीं चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल b को चेंज करना है। याद रखो, ये अगर ये घटाने पर आ रही है तो भी इसे यहां रखेंगे, अगर ये जोड़ने पर आ रही है तो भी इसे यहां रखेंगे b के स्थान पर, क्योंकि हमें b के 2 भाग करने हैं, ठीक है। 2x² x का गुणा कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा √6x, फिर माइनस ये भी हो जाएगा √6x, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं √6 और ये 2 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो हम जानते हैं कि 2 का भाग देंगे 6 में, चला जाएगा पूरी बार, लेकिन ये अंडर के अंदर है, इसलिए हमें अंडर का 2 बाहर निकालना है। अगर यहां पर 6 होती, सिंपल अंडर नहीं होता तो केवल 2 बाहर निकालते, ठीक है। यहां दोनों में x आ रही है, x को भी बाहर निकालेंगे। √2 का भाग 2 में किसी, अब इस पर अंडर चला है, यानी कि ये इससे छोटी संख्या है, तो इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा, √2 बार ही जाएगा। x से x कट जाएगी, केवल एक x बचेगी। अब यहां पे आ जाएंगे, x से x कट गई, कितनी बार गया, 3 बार, 2 3 6, तो 2 का √6 में कितनी बार गया, √3 बार। अब इस वाले खंड में आ जाएंगे, एक ये वाला खंड था हमारा, ये पूरा हो गया, इस पे आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि यहां पर दोनों में किसका भाग जा रहा है, तो हम देखते हैं कि 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो यहां से अंडर के 3 हम कर देंगे बाहर, ठीक है। √3 बाहर करेंगे तो √3 का कितनी बार गया, √2 बार भाग गया 6 में, x की x। इसमें कितनी बार जाएगा, 3 है, तो √3 का 3 में √3 बार भाग जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस प्रकार एक भाग हो गया हमारा 2x माइनस √3, और दूसरा हो जाएगा यहां पर ये दूसरा भी भाग यही हो रहा है, देखो √2x और माइनस √3, ये दूसरा भाग हो गया। सेम बिल्कुल वैसे ही काम है जैसे हमने बहुपद में किया था, बिल्कुल वैसे ही। √2x माइनस √3 बराबर हमें रखना है 0, √2x बराबर 3 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस की हो जाएगी √3, x बराबर आएगा √3 बटे √2। जब दोनों संख्याओं पे अलग अलग अंडर हो तो उसका एक ही अंडर कर देते हैं हम, 3/2, इसका ये एक आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरे का निकाल लेना है हमको, या √2x माइनस √3 बराबर 0, या √2x बराबर √3, या x बराबर √3/√2, दोनों का अंडर एक ही कर देंगे, 3/2। तो ये हमारे 2 आंसर आ गए, ये इसे कहते हैं हम गुणनखंड विधि। अब देखो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, इसे द्विघात समीकरण सूत्र भी कहते हैं। तो ये होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर
वी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ये होता है। इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले a यानी जो एबीसी है इनकी तुलना करनी है, एबीसी का मान प्राप्त करना है समीकरण से। देखो कैसे प्राप्त, इसी को बताता हूं मैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इससे तुलना करेंगे तो a यहां पर है, तो यहां पर कितना है, 2 है। तो हमें पता है कि a बराबर 2 आ गया, और b बराबर कितना हो जाएगा, -2√6, और c बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो सबसे पहले आपको ये तुलना कर लेनी है। तुलना करने के बाद द्विघात समीकरण सूत्र लगाएंगे, द्विघात समीकरण सूत्र, ये आपकी दूसरी विधि है, ठीक है, सेकंड विधि। ये आपकी फर्स्ट विधि थी, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और ये आपकी द्विघात समीकरण सूत्र है, द्विघात समीकरण सूत्र, ठीक है। तो इस वाले सूत्र को लगा देंगे हम, x बराबर माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर x बराबर b का मान कितना मान लिया हमने, माइनस के 2 अंडर रूट 6, ये b का मान है, प्लस माइनस b का मान -2 अंडर रूट 6 इसका वर्ग -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3 बट्टे 2 इंटू 2, ठीक है। x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 2 अंडर रूट 6 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होगा 4, और अंडर रूट 6 का वर्ग होगा 6, यानी कि 4 इंटू 6, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, 8 तिया 24 बट्टे 2 दूनी 4, फिर और इसे आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 24, 4 यहाँ पे कितना आएगा, 4 6 के 24 माइनस 24, 24 में से 24 घटाएंगे तो अंडर रूट में कितना आएगा, 0 बट्टे 4। तो x बराबर आ गया हमारा 2 अंडर रूट 6 बट्टे 4। अब देखो यहां पर प्लस माइनस का चिन्ह है, किसका है, प्लस माइनस का चिन्ह, यानी कि एक बार प्लस लेना पड़ता है, एक बार माइनस लेना पड़ता है। यहां पर इसे काट देंगे तो कितना आएगा, 2 बार काट देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 बटे 2। मैंने अभी बताया था यहां पे भाग देकर कि 2 का भाग कितनी बार जाता है, अंडर रूट 6 में अंडर रूट 3 बार जाता है, और इसमें कितनी बार जाएगा, अंडर रूट 2 बार। तो ये पूरी संख्या कितनी बार कटेगी, अंडर रूट 3, और ये वाली इससे कट जाएगी अंडर रूट 2, तो इसका आ गया अंडर रूट 3 बटे 2। x का एक मान आ रहा है, लेकिन देखो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, इसलिए इसके कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। जो हमारा एक हल है वही हमारा दूसरा भी हल होगा, 3 बटे 2, यानी कि जो एक आंसर आता है उसे डबल करके लिखना पड़ेगा जब हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आए तब। तो ये आपकी द्विघात समीकरण सूत्र है, और ये आपका गुणनखंड विधि है। तो इस प्रकार आपकी दोनों विधि इसमें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि प्रकृति के जांच के अनुसार किस प्रकार के आपके सवाल आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपकी दोनों विधि यहां तक क्लियर हो गई। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगे आपको दोस्तों तक शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो पर कमेंट किया करें ताकि थोड़ा सा उत्साह बढ़े, और वीडियो बनाने के लिए आपके लिए नए क्वेश्चन और अनेक क्वेश्चन लेके आए जो आपके लिए परीक्षा में थोड़े ज्यादा हेल्पफुल हों। हाँ तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके। देखो क्वेश्चन अगर 1 नंबर का ऑप्शन में आए तो इस प्रकार भी आ सकता है कि बताइए कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन में काफी सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दूं मैं, x + 2 का होल वर्ग
2x x प्लस 4, मानो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है और ऐसे अ व स द यानी 4 भाग दे रखे होंगे और उसमें पूछा जाए कि द्विघात समीकरण कौन सा है, तो आपको क्या करना है, सबको हल करके देखना है कौन सा द्विघात समीकरण बनेगा। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन दे दे और उसमें बोल दे बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि पहले तो इसे हम हल करेंगे। तो द्विघात इसमें x प्लस ए प्लस बी का होल वर्ग लगा देंगे, एक्स स्क्वायर 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x और 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो ये इसका होल वर्ग हो गया, यानी कि a प्लस बी का होल वर्ग लगाया हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे इसका प्रयोग किया है। ठीक है, 2 का यहां पे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का इससे गुणा करेंगे 4 से तो कितना होएगा 8x, पच्छांतरण कर देंगे इसका 2x स्क्वायर, x को इधर लाएंगे x स्क्वायर के पास माइनस की हो जाएगी प्लस 8x, 4x को इधर लाएंगे माइनस की हो जाएगी, माइनस 4 को इधर लाएंगे ये 4 भी किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो इधर क्या रह गया 0। सारी संख्याओं का हमने पच्छांतरण कर दिया। 2x स्क्वायर में से एक x घटाएंगे तो कितने बचेगी x स्क्वायर बचेगी प्लस 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x बचेगी माइनस कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। तो देखो यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है। और देखिए यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार आए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी समीकरण हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के अस्तित्व की जांच कर मूल ज्ञात करो। इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले अस्तित्व की जांच करनी है। किससे करेंगे, द्विघात कर से। तो पहले हम तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। इससे आपको पहले तुलना करनी है। तो यहां पर सबसे पहले abc के मान निकालेंगे। ठीक, देखो यहां a का मान कितना होगा, कोई मान नहीं है तो यहां a का गुणांक 1 लिया जाएगा, b का मान कितना होगा -3 होगा और c का मान कितना होगा 10 होगा। c का मान कितना होगा -10। अब ये हमारे मान आ गए, एबीसी की वास्तविक संख्याएं आ गई। अब हम इसे विविक्तकर सूत्र से अस्तित्व की जांच करेंगे। ठीक है, विविक्तकर सूत्र से। विविक्तकर सूत्र क्या होता है हमारा, देखो v स्क्वायर माइनस 4ac, इससे करेंगे। यहां पर b का मान कितना है -3 है, -3 का वर्ग 4 इंटू a का मान कितना है 1 इंटू c का मान कितना है -10, 3 का वर्ग कितना होगा 9, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कितना हो गया प्लस, 4 धागे कितने हुए 40, टोटल कितना आ गया हमारा 49। तो 49 संख्या आई है वो कैसी आई है, 0 से बड़ी है, यानी कि समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है। क्योंकि हमारी संख्या प्लस की आ रही है इसलिए समीकरण का अस्तित्व है। और समीकरण का अस्तित्व है तो मूल कैसे होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे, 2 मूल होंगे हमारे, 2 मूल भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से
तो द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया हमारा, ये आया 49। तो इस मान को 49 को यहां रख देंगे और 2 इंटू 1 माइनस बी का मान रख दो यहां पर, बी का मान कितना था माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हुए प्लस हो गए ये, तो ये हो गए हमारे प्लस के 3 प्लस माइनस 49 कितने का होता है 7 का होता है, तो 7 2 एकम 2। तो ये आ गया हमारा 3 प्लस माइनस 7/2। अब एक बार आपको तो प्लस लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे तब x बराबर क्या होगा 3 प्लस 7/2 10/2 बराबर कितना आया 5। फिर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह, ठीक है, चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लेंगे तब क्या होगा 3 माइनस 7/2 यानी कि माइनस के 4/2 माइनस 2। तो ये इसके आंसर आ गए 5 और माइनस 2। आपका इस प्रकार से आपके सवाल आएंगे, ठीक है। और इस प्रश्नावली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, जो आपका टॉपिक हो, जो आपके समझ में नहीं आए, तो मैं कमेंट में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसे ही 10th क्लास की तैयारी बम्पर कराने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।